अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के। आज की जी क्रिप साइकिल के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस पे लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं देख चुके हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में विजिट करके थंबनेल में आपको पता चल ही जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक किधर है। तो जी क्रिप साइकिल एक्चुअली क्रिप साइकिल ग्लाइकोलिसिस के बाद एरोबिक रिस्पायरेशन का तीसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में जब पायरुविक एसिड यानी 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन पायरुविक एसिड, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OCOOH। अब मैंने पायरुवेट लिखा है तो ये H मैं नहीं लिख रहा हूं। तो जी ये पायरुवेट क्रिप साइकिल भी कहते हैं। ये सर हैंस क्रिप्स ने, चूंकि एक बायोकेमिस्ट था, इसने इसको डिस्कवर किया है। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आप सिट्रेट को यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो बना है। इसको ट्राईग्लाइसरिक एसिड भी कहा जाता है, यानी सिट्रेट में एक ट्राईग्लाइसरिक एसिड मौजूद होते हैं। तो बहरहाल ये तीनों नाम इनको कहा जाते हैं। एक नाम साइंटिस्ट की वजह से, बाकी कंपाउंड की वजह से। तो जी साइकिल उसको कहते हैं कि जहां से शुरू होता है वहां पे खत्म हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं साइकिल। तो जी क्रिप साइकिल कहां पर होगा? अब इससे पहले जो ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन था वो ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म में हुआ था, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। वहां पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही थी। अगर आप ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की रिएक्शन को जरा मुलायजा करें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। वो मैं आपकी समझाने के लिए, ये हमारे साथ ये रिएक्शन जो है बेसिकली ये जी वो रिएक्शन है। एनर्जी आपको एटीपी के शक्ल में मिलेगी। हमने इस ऑक्सीडेशन से, इस रिडक्शन से, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस से जो अभी जारी है, ग्लाइकोलिसिस पहला हो चुका है। दूसरा स्टेप क्रिप साइकिल है। लेकिन जब क्रिप साइकिल ग्लाइकोलिसिस के बाद शुरू नहीं होता, हमारे साथ ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बना है 2 मॉलिक्यूल का। अब जी पायरुवेट से आगे क्या बनने जा रहा है, इसकी और मजीद ब्रेकडाउन हो रही है। तो उसके लिए क्रिप साइकिल हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्रिप साइकिल में क्या है कि क्रिप साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के दरमियान एक रिएक्शन है जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। लिंक कहते हैं जोड़ना, यानी ग्लाइकोलिसिस और क्रिप साइकिल के दरमियान अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो फिर क्रिप साइकिल नहीं हो सकता, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन। इसमें क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करके एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर हमारे साथ 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहे हैं और इसके कार्बन क्या है, 2 है। आपको ये भी बताता चलूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 3 कार्बन है, तो एक कार्बन निकलने के बाद अब यहाँ पर हमारे साथ क्या हो गए, 2 कार्बन हो गए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब जी हमारे साथ ये रिएक्शन कुछ इस तरह बनता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे साथ इस तरह बनता है जी। तो आपको नजर आ रहा है अगर जी कि ये एसिटाइल कोएंजाइम है, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूलों का मतलब ये है कि ये 2 मरतबा रन होगा, ठीक है ना। तो जी ये एसिटाइल कोएंजाइम अब मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होकर फिर इसकी तोड़ फोड़ होगी और आपको फिर पता चलेगा। और हमारे साथ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये है जी। तो इसलिए इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ये सारे इनके नाम है।
इसके बगैर क्रेब्स साइकिल शुरू नहीं होता। तो जी पहले ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में था, अब ये माइटोकांड्रिया के अंदर जो क्रिस्टा है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। तो वहां पर पहले से हमारे साथ 4 कार्बन कंपाउंड जिसको ऑक्सिलो एसीटेट कहते हैं पहले से ही मौजूद था। अब जी ऑक्सिलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कोएंजाइम ए उस एंजाइम को कहते हैं कि जो कि जब एक प्रोटीनियस पार्ट दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट उसके साथ लूजली अटैच हो तो फिर हम उसको कहते हैं कोएंजाइम। ठीक है ना। अब ये कोएंजाइम ए एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम ए। तो जी एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सिलो एसीटेट के साथ मिलकर माइटोकांड्रिया के क्रिस्टा में मिलकर क्या बनाते हैं, और जिसकी वजह से ये कोएंजाइम ए इससे निकल गया यानी फ्री, और 6 कार्बन कंपाउंड सिंपल रिएक्शन है 2 जमा 4 6। तो अब ये 2 मॉलिक्यूल हमारे साथ सिट्रेट का बन गए। पहले भी मैं याद कर चुका हूं कि 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल होगा, और इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन 2 मर्तबा होगा। ठीक है, तो हम शॉर्टकट 2 इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 6 कार्बन कंपाउंड है। अब जी इसके बाद है मैंने आपके लिए लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में जब चेंज आ जाती है तो ये 6 कार्बन कंपाउंड फिर वही 6 कार्बन कंपाउंड आइसोसेट्रेट में होगा। यानी आपको पता है कि मैंने दरमियान में लिखा है आइसोमर। आइसोमर का क्या मतलब है? आइसोमर का मतलब है कि केमिकल फार्मूला इसका सेम होगा, कार्बन सेम होंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में जब चेंजेस आ जाती है तो फिर हम इसको कहते हैं आइसोमर। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो जी आइसोसेट्रेट बनने के बाद इसके बाद फिर ये एक कार्बन ऑक्साइड को खारिज करता है। ठीक है ना। और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि NAD की शक्ल में है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये उस जब ये आइसोसेट्रेट अब ये इसकी इस तरह डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये जी इस तरह है। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये कार्बन ऑक्साइड जब लॉस होगा इनसे यानी 5 कार्बन, तो इससे लाजमी तौर पर एनर्जी निकलेगी, और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की शक्ल में होगी, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की शक्ल में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो NAD से आपको NADH2 यहाँ पर ये रिड्यूस होगा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के भी आपको पता है कि वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जो किसी चीज को लेते हैं तो उसको कहते हैं रिडक्शन, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं कि ये रिड्यूस, उस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। तो जी NAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड रिड्यूस होकर H2, और ये वो H2 है जो कि एक कार्बन के निकलने से एनर्जी की शक्ल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं। तो जी इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटोरेट 5 कार्बन कंपाउंड बनता है। अल्फा कीटो ग्लूटोरेट 5 कार्बन कंपाउंड फिर ब्रेकअप हो जाता है, और यहाँ पर कोएंजाइम के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। ये वही कोएंजाइम है जो बार बार आ रहा है। माइटोकांड्रिया के क्रिस्टा में बहुत सारे कोएंजाइम है। तो जी कोएंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ मिलकर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो फिर एक कार्बन निकल रहा है, 5 कार्बन, पहले एक कार्बन निकला था 5 रह गए, अब एक और निकल गया। तो ये कार्बन निकलने से कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगी लाजमी तौर पर इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे, और उससे एनर्जी भी ज़ाया होगी, तो खारिज होगी। तो वो एनर्जी हमारे साथ क्या है? ATP की शक्ल में है। ये कार्बन ऑक्साइड देख रहे हो, और ये इलेक्ट्रॉन जो 5 कार्बन से एक कार्बन जो बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन NAD रिसीव करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और उसको वो हाइड्रोजन की शक्ल में रिसीव करते हैं। तो जी एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एटम वाले को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फिर कोएंजाइम ए फ्री हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। आपको मैं एक बात याद अब बताता चलूं कि ये पूरा साइकिल एंजाइम की मदद से रन हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम सबसे ज्यादा माइटोकांड्रिया में मौजूद है। तो कोएंजाइम ए के खारिज होने से सक्सीनेट 4 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। अब जी सक्सीनेट फिर फ्यूमेरेट में जब कन्वर्ट होगा
अब ये इसके बाद जो भी फ्यूमोरेट, मैलेट, ये जो जितनी भी एंजाइम है, इसकी 4 कार्बन आपको नजर आ रही है, लेकिन इसकी ये क्या है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है मुख्तलिफ तरीकों से। तो और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सॉरी, एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको FAD कहते हैं, वो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिसीव करते हैं और 2 FAD बनते हैं। और प्यूमोरेट फिर वाटर के एक्सीडिशन से मालेट बना लेते हैं और 4 कार्बन कंपाउंड, और फिर मालेट फिर वही एक्सीडिशन करके ऑक्सिलो एसीटेट, जहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ था एसिटाइल एंजाइम कोएंजाइम ए के साथ, और यहाँ पर फिर रिड्यूस हो गया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे साथ जो काम की चीजें हैं, ठीक है ना, एक तो आपको नजर आ रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी 2 है, ठीक है ना, और दूसरा है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी 2 है, तो हमारे साथ 4 कार्बन डाइऑक्साइड तो इस साइकिल में हो गए। और अगर आपको याद है तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 हो गए, तो वहां पर भी कितने हो गए, 6। तो तकरीबन 6 कार्बन डाइऑक्साइड हर एक ग्लूकोज, यानी 6 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है, इनसे क्या बनेगा, तो जी, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो इनसे क्या बनेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो लॉस हो गए। अब इस ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गए। अब इसके बाद जो हमारे साथ काम की चीजें, वो ये चीजें है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सारी एनर्जी S में है। इसके बाद जो साइकिल आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, उसी साइकिल में फिर हम आपको बताएंगे कि ये NADH2 और FADH2, इससे बाकी मानदा एनर्जी, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे साथ 4 ATP हासिल हुए थे, 2 नेट प्रोडक्ट था, और यहाँ पर भी हमारे साथ 2 ATP, तो टोटल हो गए 4। आपको पता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 ATP क्या होती है, हमें मिलती है। तो आपके जहन में यकीनन कि 38 माइनस 4 तो कितने हो गए, 34। तो 34 या 32 ATP हमारे साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें इस ग्लूकोज की एनर्जी मिलेगी, जो कि असल चीज है जो कि हमें रिक्वायर है। आपको एक बात मैं ये भी बताते चलूं कि सबसे अहम प्रोसेस इस पूरे 4 स्टेप में या 3 स्टेप में क्या है, एनर्जी है, और वो सबसे आखिरी स्टेप में हमें मिलेगी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो इतना ही है, लेकिन क्रिप्स साइकिल में ये प्रोडक्ट 6 NADH2, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 FADH2, आगे जो रिएक्शन है वो इसी पर मबनी है, ये उस रिएक्शन को कैरी भी करेंगे, और इसके अंदर जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ATP की शक्ल में एनर्जी है, वो सारे हमें हासिल होगी। आपको एक मरतबा फिर मैं आपको ये बताता चाहूँ कि अगर आपसे अगर MCQs में क्वेश्चन आ गया कि एरोबिक रिस्पायरेशन के कौन से स्टेप में ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी, तो आपका रिप्लाई क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बाद ज्यादा एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस, इसके बाद ज्यादा एनर्जी क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। तो सबसे कम एनर्जी क्रेब्स साइकिल में हमें मिलती है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है NADH2 FADH2, इनको आप सिस्टर भी कह सकते हैं, ये दोनों बहनें हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों एक ही जैसे ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को देखेंगे, तो इसमें एक है प्रोस्टेटिक ग्रुप का एंजाइम, और एक है कोएंजाइम। प्रोस्टेटिक ग्रुप उस एंजाइम को कहते हैं कि जिसमें प्रोटीन नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ टाइट अटैच हो, तो फिर हम उसको कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। और जिस प्रोटीन ऐसा कोएंजाइम, ऐसे एंजाइम जिसमें प्रोटीनियस पार्ट के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट लूजली अटैच हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कोएंजाइम। तो ये उसका एग्जाम्पल है और ये उसका एग्जाम्पल है, प्रोस्टेटिक का एग्जाम्पल है और ये कोएंजाइम का एग्जाम्पल है। बहरहाल कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाता है, और क्या क्या मिलती है, इस हम जब सांस को बाहर निकालते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम खारिज करते हैं। वो हमें मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसी क्रेब्स साइकिल या इसी तरह के बहुत सारे साइकिल से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम उसको निकालते हैं। तो इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिए, सर्दी है, सर्दी के मौसम के मुताबिक अपना लिबास को अपना लीजिए, और खुसूसी तौर पर अपने डियर और डियर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपको ख़राब होने वाली
तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान, उनसे आप अपने आप को महफूज रखें। दूसरा आपका मोबाइल, कि उनको आप नेगेटिव इस्तेमाल न करें। तीसरा आपका बाइक यानी मोटरसाइकिल, इसको आप एहतियात से चलाइए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।